हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड को कवर करेंगे और फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडो ग्रीक रूलर्स इशूड लेड कॉइन। तो किसने जो है लेड के कॉइन को इशू किया। ऑप्शन हमारा है स्ट्रेटो सेकेंड, स्ट्रेटो फर्स्ट, डेमेट्रियस और मिनेंडर। तो स्ट्रेटो सेकेंड जो है वो सही उत्तर होगा। और देखते हैं कि स्ट्रेटो सेकेंड जो है उन्होंने लेड कॉइन इशू किया था। इनका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो है 25 BC से 10 AD। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन जो है which of the following was not the contemporary of the other three। तो इसमें से एक कौन ऐसा है जो और जो बाकी तीनों का जो है सामयिक नहीं है या समकालिक नहीं है। अगर हम बिंदुसार देखें तो देखिए बिंदुसार मगध एम्पायर के फाउंडर होते हैं। प्रसेनजीत कौशल एम्पायर से बिलोंग करते हैं और जो गौतम बुद्ध होते हैं वो जो है इन सारी जगहों पे प्रीच करते हैं। तो मिलिंद जो है वो जो है नहीं कंटेम्पररी है। ठीक है, अब देखिए मिलिंद बेटर नोन एज मिनेंडर, मिलिंद को हम मिनेंडर के नाम से ज्यादा जानते हैं। वो कौन थे? इंडो ग्रीक रूलर थे, हिंद यमन रूलर थे। और कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में। और उनका टाइम है 155 या 150 से 130 BC। ठीक है, जो बिंदुसार हैं बुद्ध और प्रसन्नजीत वो कंटेम्पररी एक्सेप्ट मिलिंद। ठीक है, नेक्स्ट है अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ। जो सबसे पुराना जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन है काव्य स्टाइल में, काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो किस अभिलेख से जो है हमें मिलता है। तो देखिए हमारा ऑप्शन है रुद्रदमन ऑफ काठियावाड़, अशोक के अभिलेख से, या फिर जो है राजेंद्र फर्स्ट के अभिलेख से, या नन ऑफ एबव। तो किसके अभिलेख से मिलता है तो देखते हैं इसको। देखिए जो जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है किसका? रुद्रदमन का, हैज बीन फाउंड गिरनर हिल्स ऑफ गुजरात। तो कहाँ पे मिला है? वो गुजरात में गिरनर हिल्स पे मिला है रुद्रदमन का इंस्क्रिप्शन। ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया है। ये अर्लीस्ट एवर इंस्क्रिप्शन है जो है पोएट्रिक जो है भाषा में लिखा गया है, काव्य शैली में। सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में, ये लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदमन फर्स्ट। कौन सा है? जूनागढ़, भितरी, नासिक और सांची। तो ये देखिए जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो जो है हमारा आपका जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों को बताता है। ठीक है, तो देख लेते हैं जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत। जो संस्कृत में ये लिखा गया है, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? गुजरात में है। और ये रुद्रदमन की बहुत सारी कल्चरल जो आपके संस्कृत लिटरेचर हैं एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम बिल्डिंग, मतलब क्या है जो है आपके रुद्रदमन के बारे में बहुत सारी चीजें बताती हैं कि रुद्रदमन की वंशावली, उनके विजयों के बारे में, उनका शासन, उनका व्यक्तित्व क्या है, इस पे बहुत ही ब्यूटीफुली जो है ये चीज उनके बारे में बताई गई हैं। ठीक है, तो जूनागढ़ रॉक ऑल्सो कंटेन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो ना इनका ही नहीं बल्कि अशोक का भी जो है उसमें जो है मेंशन होता है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, विद 14 एडिक्ट्स ऑफ अशोका, रुद्रदमन एंड स्कंदगुप्त। ठीक है, तो क्या है? रुद्रदमन और स्कंदगुप्त और अशोक तीनों ही जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना, इसमें क्या है? इस अभिलेख का जो मेन एम होता है, उद्देश्य क्या है? सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित जो है रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिनोवेटेड द सुदर्शन लेक विदाउट यूजिंग। देखिए जो आपका बिना बेगार के है ना, जो फोर्स लेबर है, बिना फोर्स लेबर के कौन सा ऐसा रूलर है जिन्होंने जो है सुदर्शन लेक को रिनोवेट कराया था? तो देखिए रुद्रदमन ने जो है क्या किया था? उसको जो है रिनोवेट कराया था। देखिए जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रदमन फर्स्ट एट जूनागढ़ गुजरात इंस्क्राइब्ड इन 170 AD। ठीक है, 170 AD में इंस्क्राइब किया गया था। और ये हमें बताता है कि जो जूनागढ़ लेक है वो बिल्ट किया गया था, ओरिजिनली बनवाया गया था जो मौर्यन एम्पायर है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और रुद्रदमन फर्स्ट ने इसको रिनोवेट कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स। सबसे ज्यादा नंबर में जो कॉपर कॉइन्स हैं वो जो है नॉर्दर्न इंडिया में, या एक सेकेंड इसको, हाँ, नॉर्दर्न इंडिया में और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इशू किए गए थे। किसके द्वारा? ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर के कॉपर कॉइन्स हैं वो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किसके द्वारा इशू किए गए थे? ठीक है, तो सही उत्तर है कुषाण। जो कुषाण शासक हैं वो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में सबसे ज्यादा नंबर में जो आपके गोल्ड कॉइन्स हैं उन्होंने इशू किया। ठीक है, तो गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक।
इंडो ग्रीक किंग्स इन द नॉर्दर्न नॉन वेस्टर्न इंडिया, और कुशाना रूलर मेड इट मोर पॉपुलर। तो देखिए सब जो इशू कौन करा है, इशू किया है इंडो ग्रीक रूलर्स ने, और सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन किया है, तो वो कुशान लोग हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर किए हैं और सबसे फ्रीक्वेंटली जो है उन्होंने यूज किया है। ठीक है, कुशान रूलर्स हैड सर्कुलेटेड बोथ गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स वास्टली, बहुत ज्यादा नंबर में इसको सर्कुलेट किया है कुशान रूलर्स ने। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, तो ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड गोल्ड कॉइन्स रेगुलरली इन एंशियंट इंडिया। हमारे एंशियंट प्राचीन भारत में गोल्ड कॉइन्स को रेगुलर वे में किसने जो है आपका इशू किया। ठीक है, तो देखिए जो आपका ऑप्शन है वो है सातवाहन, शक, कुषाण और पार्थियन। तो कुषाण लोगों ने जो है सबसे ज्यादा रेगुलर वे में गोल्ड कॉइन को एंशियंट इंडिया में इशू किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ। तो बुद्धा किसके कॉइन्स पे डिपिक्टेड है, तो देखिए विम कैटफिसिस, कनिष्क, और आपका है नाहपाड़ और बुद्ध गुप्त। तो किसके जो है उसमें गुप्ता जो है बुद्ध भगवान जो है डिपिक्टेड हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे जो हमारा सही उत्तर है वो है कनिष्क। ठीक है, तो बुद्धा इज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ रूलर, जो कुषाण रूलर हैं कनिष्क के उसमें जो है वो डिपिक्टेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग इज क्रेडिटेड टू हैव इशूड गोल्ड कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन है फर्स्ट टाइम जिन्होंने जो है गोल्ड कॉइन किया था, तो फर्स्ट हमारा है कुजुल कैटफिटिस, विन कैटफिसिस, कनिष्क, और आपका नेक्स्ट है हुविक्स। ठीक है, हुविस्क है जो है कनिष्क है, विम कैटफिसिस या कुजुल कैटफिसिस। तो विम कैटफिसिस जो हैं उन्होंने सबसे पहली बार जो है गोल्ड कॉइन को इशू किया। ऑल्दो देखिए एक्सप्लेनेशन है, ऑल्दो इंडो ग्रीक रूलर्स मेड गोल्ड कॉइन पॉपुलर, विम कैटफिसिस was the first कुषाण रूलर who issued the gold coins, hence जो हमारा ऑप्शन 2 है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following introduced the gold coins for regular use in India। गोल्ड कॉइन्स को जो है रेगुलर यूज के लिए इंडिया में किसने जो है इंट्रोड्यूस कराया, तो हमारा ऑप्शन है विम कैटफिसिस, कुजुल कैटफिसिस, कनिष्क, और आपका नेक्स्ट है हर्मवीज। तो देखिए विम कैटफिसिस जो हमारा सेम हमने पढ़ा था पिछला वही है। देखिए कुषाण जो रूलर हैं विम कैटफिसिस, हु वाज द फादर ऑफ द कनिष्क फर्स्ट, जो कनिष्क फर्स्ट के फादर हैं वो कौन होते हैं, विम कैटफिसिस। उन्होंने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया रेगुलर यूज इंडिया में। ठीक है, ही इज नोन एज द फर्स्ट किंग, वो पहले किंग के नाम से जाने जाते हैं, हु इंट्रोड्यूस द गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, वाइल कुजुल कैटफिसिस सर्कुलेटेड कॉपर कॉइन्स। तो देखिए दोनों बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है इसमें। विम कैटफिसिस जो हैं वो गोल्ड कॉइन्स के लिए, एंड ही वाज द फादर ऑफ द कनिष्का, और जो कुजुल कैटफिसिस हैं उन्होंने सर्कुलेट किया कॉपर के कॉइन को। ठीक है, नेक्स्ट है, विच गॉड इज फाउंड डिपिक्टेड ऑन द योद्धेय कॉइन। तो योद्धेय कॉइन में कौन से जो है गॉड डिपिक्टेड मिले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, वासुदेव, मित्र, इंद्र और कार्तिकेय। तो हमारा सही उत्तर है कार्तिकेय। ठीक है, क्यों सही उत्तर है, तो देखिए क्या है कि योद्धेय का जो प्रमाण है वो पुराण में है ना, अष्टाध्यायी और बृहत संहिता जो है ये सारे इन सारे ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, इनका जो साम्राज्य है वो कहाँ पे, साउथ ईस्ट पंजाब, कहाँ पे, साउथ ईस्ट पंजाब और राजस्थान के बीच है। इनके सिक्कों पे कार्तिकेय का अंकन मिलता है। ठीक है ना, कार्तिकेय जो है इनके जो है सिक्के पे डिपिक्टेड मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट है, what is the date of the Sarnath Buddhist image in सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क। ठीक है, जो कनिष्क का सारनाथ का बुद्धिस्ट इमेज है उस पे इंस्क्रिप्शन की डेट क्या है, तो देखिए 81 AD। ठीक है, 81 AD जो है इसकी डेट है। डेट ऑफ बुद्धा इंस्क्रिप्शन ऑन ऑफ सारनाथ वाज बिलोंग टू द कनिष्का इज डेटेड 81 AD। ठीक है, जो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख हैं वो 81 जो है ईस्वी सन के हैं। और अगर हम देखें तो देखिए दिस इंस्क्रिप्शन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 3 years ऑफ कनिष्कास कोरोनेशन। कनिष्क के राज्यारोहण के 3 साल बाद ये जो है आपका ये प्रतिमा जो है मथुरा से लाकर कनिष्क ने राज्यारोहण किया था 78 AD में, और तीसरे वर्ष सारनाथ को में स्थापित की गई थी। ठीक है, द मेन कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर वाज लोकेटेड एज पुरुषपुरा। तो जो है पुरुषपुर जो है
ये आपके कनिष्क का मेन जो है कैपिटल था इन गांधारा, विद टू मेजर कैपिटल्स ऑफ कपिसा और मथुरा। तो दो मेजर जो कैपिटल थे वो कौन थे? कपिसा और मथुरा। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कनिष्क का दो मेजर जो कैपिटल था वो कौन था? कपिसा और मथुरा। ठीक है, इसमें कुछ और चीजें आगे की मैं बता दूं आपको कि जो कनिष्क जो है वो सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 हमने देख लिया, और ये जो प्रतिमा थी बुद्ध भगवान की वो मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण किया गया सन 78 एडी में, और राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में जो है प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था। इन विच ईयर द कोरोनेशन ऑफ कुषाण किंग कनिष्क वॉज हेल्ड, कब हुआ था? तो ये जो है आपका 78 में हुआ था, 78 में हुआ था, अभी हमने जस्ट देखा। देखिए डेट ऑफ कोरोनेशन ऑफ कनिष्कास कोरोनेशन इज वेरी कंट्रोवर्शियल। ठीक है, क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि कंसीडरिंग दिस प्रॉब्लम टू इंटरनेशनल कन्वेंशन वर हेल्ड इन लंदन इन 78 इन 1913 एंड 1960s। ठीक है ना, दो कन्वेंशन जो है हुए थे इस प्रॉब्लम को लेके, और सेकेंड कन्वेंशन अ कॉमन कंसेंट वाज मेड दैट 78 जो एडी है वही जो है कनिष्क का कोरोनेशन का टाइम है। दिस इज नोन एज द बिगनिंग ऑफ द शक संवत, और इसी को हम शक संवत की बिगनिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, जब जो है कनिष्क का कोरोनेशन हुआ था उसी टाइम को शक संवत की बिगनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो हमारा है व्हेन वाज द शक संवत इनिशिएटेड, तो हमने बताया 78 में जो है कनिष्क का कोरोनेशन हुआ था, और उसी टाइम जो है शक संवत जो है हम मानते हैं कि संवत स्टार्ट हो गया था। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट द सक्सेसर ऑफ किसके सक्सेसर? विक्रमादित्य के 50 जो उनका टाइम है 57 BC वाज डिफीटेड बाय शक्स। तो सक्सेसर जो थे विक्रमादित्य के उनको जो है वो डिफीट हो गए थे शक लोगों से इन 135 विक्रम संवत। टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री शक स्टार्टेड न्यू कैलेंडर कॉल्ड एज शका संवत। तो उसी टाइम को शक संवत जो है शका संवत को कहा जाता है। शक ने जो है विक्रमादित्य के सक्सेसर्स को हराया था। और अगर हम देखें तो कब था, तो ये 135 में से अगर 57 आप माइनस करेंगे तो 78 AD आ जाएगा। मोस्ट हिस्टोरियंस बिलीव दैट द कुषाण रूलर कनिष्क वाज इट्स ओरिजिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है वो है हाउ मच इज द ईयर डिफरेंस बिटवीन द शक एंड विक्रम संवत। तो शक और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो वही है आप क्या करना है आपको 135 से आप 135 ईयर्स का है। ठीक है ना, 135 ईयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, currently for the date and year the Gregorian calendar being used which is internationally used civil calendar। तो अभी हम जो है डेट और ईयर के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज़ करते हैं, जो यूनिवर्सली जो है हमेशा हर जगह यूज़ किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इन ऑर्डर टू गेट विक्रम संवत, हमें विक्रम संवत पाने के लिए क्या करना होगा? 57 इज एडेड टू द करेंट कैलेंडर। अगर हम करंट कैलेंडर में 57 ऐड कर दें और एंड गेट शक संवत, तो कितना हो जाएगा? 78 सेंचुरी, और 78 इज टू बी, जो 78 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द करंट कैलेंडर, और 78 को करंट से हम माइनस कर देंगे। तो अब देखिए अगर मान लो करंट अगर कितना चल रहा है, तो करंट जो है अगर हमारा चल रहा है 2020, तो 20 में से 57 माइनस कर देंगे, और जितना आएगा वो जो है क्या हो जाएगा? 57 माइनस कर देंगे, और फिर जो है 20 में से 2020 में से 78 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फिर से देख लीजिए 2020 जो करंट हमारा है उसमें 57 प्लस कर देंगे, और शक संवत के लिए 2020 में से 78 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, एक ध्यान रखिएगा जब हमें विक्रम संवत निकालना हो तो जो करंट ईयर चल रहा है उसमें से 57 हम ऐड कर देंगे, और अगर हमें शक संवत निकालना है तो जो करंट टाइम है उसमें हम 78 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है डिफरेंस आप निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक एरा करस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर इन नॉर्मल ईयर ऑफ 365। तो ये आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके कैसे है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन वाज विक्रम संवत स्टार्टेड। तो आपको पता है कि विक्रम संवत 57 में स्टार्ट हुआ था, 57 BC में। ठीक है, टू अदर नेम्स ऑफ विक्रम संवत इज कीर्ति और मालव। क्या नाम था? कीर्ति और मालव। ठीक है, किसका नाम था? विक्रम संवत का। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 470 ईयर्स बिटवीन द साल्वेशन ऑफ महावीर एंड विक्रम संवत।
इन जैन होली टेक्स्ट। तो जो हमारा दो अलग और नाम है विक्रम संवत का, उसको कहते हैं कीर्ति और मालव। ठीक है, और अगर हम डिफरेंस देखें कि जो महावीर स्वामी महावीर है उनका साल्वेशन और विक्रम संवत के बीच, तो वो 470 ईयर का है। ठीक है, तो साल्वेशन डेट ऑफ महावीर इज 527 BC, सो द स्टार्टिंग डेट ऑफ विक्रम संवत इज 527 माइनस 470। ठीक है, 57 BC हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द ईयर ऑफ शक संवत इन दिसंबर 2009। 2009 में जो है शक संवत क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि शक संवत हैज़ बीन अडॉप्टेड एज द नेशनल कैलेंडर इन इंडिया। ठीक है ना, हमारे यहाँ ये भी एग्जाम में कई बार आया है कि हमारे यहाँ कौन सा कैलेंडर जो है अडॉप्ट किया जाता है। तो हमारे यहाँ जो है शक वाला जो कैलेंडर है, शक संवत है, उसी को हमने अडॉप्ट किया है। ठीक है, और ये 78 AD से स्टार्ट होता है। तो दिसंबर 2009, या इस आपके बुक में बुक पुरानी होगी तो इसमें दिसंबर 2009 की बुक पुरानी नहीं है एक्चुअली, बुक हमारी नहीं है, क्वेश्चन पुराना है। ठीक है, तो ये हमारा 2007 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या किया हुआ है कि एक्सक्यूज मी 2009 दिसंबर में उनकी बात कर रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू शक संवत, अगर हम शक संवत को हम देखें तो 2009 है, हम अब 2020 लेंगे क्योंकि 2007 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो 2020 से हम 78 माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो जो है ईयर हो जाएगा शक संवत का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग नेम ऑफ कंटेम्प्रेरीज ऑफ कनिष्का एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो ये जो है हमें क्या करना है कि हमें जो कंटेम्प्रेरी हैं कनिष्क के, उनसे हमें क्या करना है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा अश्वघोष, वासुमित्र, कालिदास और कंबन। अश्वघोष, वासुमित्र, कालिदास और कंबन। तो कौन है कंटेम्प्रेरी किसके, कनिष्क के। ठीक है, देखते हैं कनिष्क के कंटेम्प्रेरी कौन है। तो देखिए हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि कनिष्क के कंटेम्प्रेरी कौन है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल हो गया है, 135, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे देखते हैं कि ये सी होगा हमारा 1 and 3, तो 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 जो है हमारा सही आंसर होगा। तो 1 and 2 कौन है कि अश्वघोष और जो वासुमित्र हैं वो कनिष्क के कंटेम्प्रेरी हैं। अश्वघोष और वासुमित्र जो कनिष्क हैं उनके कंटेम्प्रेरी हैं। बाकी कालिदास और कंबन जो है कंटेम्प्रेरी नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको। अश्वघोष वॉज द पोएट लिटरेचर लॉरेटर ऑफ कनिष्क। ठीक है ना, तो अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में थे। हुज मेजर कॉम्पोजिशन वर कुमार नहीं सुंदरानंद। ठीक है, तो सुंदरानंद जो है वो जो है क्या था, उनका जो है सौंदरानंद, उनका जो है मेजर एक कॉम्पोजिशन था। बुद्ध चरित और सारिपुत्र प्रकरण उनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो अगर हम देखें तो हम जो अश्वघोष हैं वो कौन थे, वो जो है राज कवि थे। ठीक है, लॉरिएट थे, पोएट लॉरिएट थे किसके में, कनिष्क के समय में। और उनके कॉम्पोजिशंस कौन हैं, कॉम्पोजिशंस हैं उनके आपके सौंदरानंद, बुद्धचरित और सरिपुत्र प्रकरण। ठीक है, सरिपुत्र प्रकरण ये तीनों हैं। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए अश्वघोष की बुक्स कौन कौन सी हैं, उनके कॉम्पोजिशंस तो सौंदरानंद, बुद्धचरित और सरिपुत्र प्रकरण। तो वासुमित्र वॉज द डिपेंडेंट पोएट ऑफ द कनिष्क। ठीक है, वासुमित्र जो थे वो आश्रित विद्वान थे कनिष्क के। और क्या था उनका, उन्होंने जो चौथी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, तो फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल की जो है अध्यक्षता जो है किसने की थी, वासुमित्र ने। कालिदास वॉज रिलेटेड टू द गुप्ता। कालिदास का जो है समय है जो वो गुप्ता एम्पायर से है, गुप्ता पीरियड से है। और कंबन वॉज द 12th सेंचुरी। तो कंबन जो है वो 12th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है अश्वघोष वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन है, हमने देख लिया। अब इसमें ऑप्शन अलग अलग हैं। देखिए इसमें है अशोक, चंद्रगुप्त सेकंड, कनिष्क और हर्षवर्धन। तो जो हमारा सही जो है ऑप्शन है वो है कनिष्क, हमने देखा था अभी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ कनिष्का। तो कनिष्क के कोर्ट से जो है कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए अश्वघोष थे संबंधित, और आपके कनिष्क से कौन नहीं है तो देख लीजिएगा। ऑप्शन हमारा है अश्वघोष हैं, ठीक है, चरक, नागार्जुन और पतंजलि। तो पतंजलि नहीं संबंधित है, बाकी अश्वघोष, चरक और नागार्जुन ये सारे लोग संबंधित हैं।
तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अश्वघोष जो है नागार्जुन और पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। ठीक है ना। कौन कौन? अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व और चरक। पार्श्व भी है लेकिन इसमें दिया नहीं, तो आप ध्यान रखिए कि पार्श्व जो है वो भी जो है पार्श्व और वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक ये सारे लोग जो है और मथु एंड मथारा, मथारा भी थे। मथारा कौन थे? स्कॉलर्स थे, ये कनिष्क के टाइम के थे ये लोग। ठीक है। चरक इज नोन एज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क। चरक कौन थे? कोर्ट फिजिशियन थे। कहाँ के? जो है इनके दरबार में, कनिष्क के दरबार में। ठीक है। हाउ एवर जो महर्षि पतंजलि है बिलोंग टू द शुंगा पीरियड एंड वाज द ऑथर ऑफ द महाभाष्य। तो महर्षि पतंजलि जो है शुंगा पीरियड से बिलोंग करते हैं और महाभाष्य जो है, महाभाष्य के ऑथर हैं कौन? जो है पतंजलि, जो है महर्षि पतंजलि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अडॉर्न द कोर्ट ऑफ कनिष्क वन। तो किसने जो है कनिष्क प्रथम के कोर्ट को जो है कोर्ट के उनके दरबार में नहीं थे। ठीक है। अश्वघोष, पार्श्व, वासुमित्र और विशाखदत्त। तो हमने देखा अश्वघोष भी थे, पार्श्व भी थे, जो है विश्वामित्र, वासुमित्र भी थे। नहीं जो था वो थे विशाखदत्त। तो विशाखदत्त जो है उनके टाइम पे नहीं थे। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन इन द रप्तक। कौन से में? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट मेंशन इन द रप्तक इंस्क्रिप्शन ऑफ कनिष्क। तो रप्तक इंस्क्रिप्शन जो कनिष्क का रप्तक इंस्क्रिप्शन है उसमें कौन सी सिटीज का मेंशन नहीं है? तो देखिए श्रावस्ती ऑप्शन में है, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तो श्रावस्ती जो है वही श्रावस्ती जो है वो नहीं मेंशन थी रप्तक इंस्क्रिप्शन में, किसके? कनिष्क के। तो हम एक बार देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए रप्तक जो इंस्क्रिप्शन है वो फाउंड इन द ईयर 1973। कहाँ कब मिला था? 1973 के ईयर में रप्तक इंस्क्रिप्शन जो है मिला फ्रॉम रप्तक नियर द, कहाँ पे? ये जो आपका है सुर्ख कोटाल अफगानिस्तान। ठीक है। तो सुर्ख कोटाल अफगानिस्तान में रप्तक स्थित है और 1993 में जो है ये इंस्क्रिप्शन मिला अफगानिस्तान से। दे वर रिटन इन ग्रीक स्क्रिप्ट एंड बैक्ट्रियन लैंग्वेज। तो वो लिखा किस में था? ग्रीक जो है स्क्रिप्ट में और बैक्ट्रियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। एंड बिलोंग टू द रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। और ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? कुषाण डायनेस्टी के रूलर से बिलोंग करता है। ठीक है। अब देखते हैं देयर आर 4 नेम्स ऑफ सिटीज इंस्क्राइब इन ऑन इट। ठीक है। इसमें जो है 4 नेम है सिटीज के जो इंस्क्राइब है। कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। कौन कौन से हैं? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। ठीक है। तो जो आपका जो ऑप्शन है वो जो है नहीं है इसमें। ठीक है ना। अब श्रावस्ती जो है वो मेंशन नहीं था। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन सा रप्तक में मेंशन है। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। नेक्स्ट हमारा है वो है हु अमंग द फॉलोइंग आयुर्वेदाचार्य वाज एजुकेटेड एज तक्षशिला। तक्षशिला पे कौन से जो आयुर्वेदाचार्य हैं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की? तो ऑप्शन में है सुश्रुत, वाग्भट, चरक और जीवक। तो देखिए कौन है? तो सी और डी दोनों, चरक और जीवक दोनों लोग ही जो है, दोनों जो आयुर्वेदाचार्य हैं उन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी से एजुकेशन अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज द जंक्शन where students of different countries met at each other and exchanged their knowledge। देखिए एक जंक्शन था जहाँ से कंट्री के डिफरेंट पार्ट से स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए, अपना नॉलेज शेयर करते थे, उनको नॉलेज गेन करते थे। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य एंड आयुर्वेदाचार्य चरक जो होते हैं, किंग प्रसेनजीत ऑफ कौसला, आयुर्वेदाचार्य जीवक ऑफ बिंबिसार, वासुबंधु चाणक्य, ये सारे लोग जो है ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी के जो है पढ़े हुए लोग हैं। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए। कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, आयुर्वेदाचार्य चरक, जो आपके प्रसेनजीत हैं कौशल के राजा वो, आयुर्वेदाचार्य जीवक जो बिंदुसार के दरबार में होते हैं, वासुबंधु और चाणक्य, ये सारे लोग जो है कौन कहाँ पे होते हैं? ये जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से होते हैं। ठीक है। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया आफ्टर द शुंगा डायनेस्टी। शुंग के बाद जो है कण्व डायनेस्टी आती है। तो हमने देखा था कि शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनको जो है असैसिनेट करके दूसरी डायनेस्टी स्टैब्लिश की जाती है। ठीक है। देख लेते हैं लास्ट रूलर ऑफ शुंगा एम्पायर वॉज देवभूति। तो देव याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत आता है कि शुंग जो एम्पायर थे तो उनके जो एम्पायर था उनका जो लास्ट रूलर था वो कौन था? वो देवभूति था। ही वॉज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव कर्ण। और शुंग के जो देवभूति थे, जो लास्ट जो है रूलर थे, उनको
जो आपके वासुदेव कर्ण हैं, उनके कौन थे वासुदेव कर्ण? उनके मिनिस्टर थे उनके यहाँ, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपने देवभूति जो अपने राजा हैं उनको मार दिया। Sung dynasty was then replaced by the subsequent Karma dynasty and they were also Brahmin। तो सुंग और कर्म दोनों ही ब्राह्मण जो है लोग थे। नेक्स्ट हमारा है which among the following rulers is stated as the protector of the वर्ण सिस्टम। तो कौन से रूलर को वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर कहा गया? तो जो वर्ण सिस्टम था, चारों वर्ण थे, उसको अपहेल्ड या उसको मान्यता किसने दी थी? ठीक है, हमारा ऑप्शन है, देख लेते हैं। ये पुष्यमित्र सुंग, खारवेल, गौतमी सातकर्णी, वासुदेव और समुद्रगुप्त। तो जो आपके ये गौतम पुत्र सातकर्णी थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन लोगों ने जो है उन लोगों ने मान्यता दी थी किसको? ये जो आपका ये है क्या कहते हैं इसको, चार वर्ण जो है, ठीक है। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है वॉज अ पैटर्न ऑफ द ब्राह्मणिज्म, वो ब्राह्मणिज्म के सपोर्टर थे एंड डिड नॉट परमिट इन इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिज को परमिट नहीं करते थे अमंग द पीपल ऑफ द एस्टेब्लिश्ड 4 वर्णास एंड स्टॉप्ड क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। 4 वर्णा को स्टैब्लिश करते हैं और क्रॉस ब्रीडिंग को जो है वो क्या कहते हैं, वो प्रोहिबिट करते हैं, उसके लिए वो कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं सही हैं। दैट्स वाई ही इज कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टर ऑफ वर्णा सिस्टम, इसीलिए उनको वर्णा सिस्टम का प्रोटेक्टर कहा गया है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्या होता है? हाँ, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब होता है वर्ण संकर, मतलब वर्णों और जातियों के बीच सम्मिश्रण जो होता है, दो जो आपके डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, अगर वो लोग बीच मतलब सम्मिश्रण करते हैं तो वो चीज़ को प्रोहिबिट करते थे, ठीक है। इसलिए इनको जो है आपका प्रोटेक्टर कहते थे वर्ण सिस्टम का। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है, विच डायनेस्टी वॉज मोस्ट पावरफुल आफ्टर मौर्य इन साउथ इंडिया, साउदर्न इंडिया में मौर्य के बाद कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो बहुत पावरफुल थी, ठीक है। तो हमारा है सातवाहन, पल्लव, सातवाहन और पल्लव। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन में है चोल और चालुक्य। तो कौन सी डायनेस्टी सबसे पावरफुल थी मौर्य के बाद? तो जो हमारा आंसर होगा सही वो है सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। सातवाहन डायनेस्टी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल थी अगर हम मौर्यन के बाद देखें, ठीक है। अब जो है पुराण जो हैं, अगर हम देखें तो जो पुराणों में इस वंश के संस्थापक जो होते हैं उनका नाम होता है सिमुक, या इनको सिंधुक या शिप्रक भी कहते हैं। सिमुक, सिंधुक, शिप्रक सब एक बात है। वो इस्टेब्लिश करते हैं सातवाहन डायनेस्टी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द कण्व किंग सुशर्मन। जो कण्व होते हैं, किंग होते हैं, वो सुशर्मन, उनको जो है उनकी जो है हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो है सातवाहन डायनेस्टी इस्टेब्लिश की जाती है, ठीक है। तो शुंग को कानूनन, शुंग कौन थे आपकी, उनके जो लास्ट रूलर थे उसका नाम बताइए, और उनको किसने मारा था? कण्व ने। कण्व को जो है असैसिनेट करके कौन जो है बना है आपके सातवाहन, ठीक है ना। तो जो कण्व थे उसके लास्ट रूलर थे सुशर्मा, याद रखिएगा। सुशर्मा जो है कण्व के लास्ट रूलर थे, उनकी हत्या करके सातवाहन डायनेस्टी जो है स्टेब्लिश कर दी जाती है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो मैं आपको याद दिला दूँ एक बार कि जो देवभूति थे वो जो है शुंग वंश के लास्ट थे, और उनको जो है कण्व वंश के जो एक आपके जिन्होंने कण्व वंश को की स्थापना की उनको मार दिया, और कण्व वंश के जो लास्ट थे वो सुशर्मा थे, और उनको मारकर जो है सातवाहन वंश आ जाते हैं, ठीक है। सिमुक वॉज द फाउंडर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, और सुशर्मा को सिमुक मारते हैं, तो सिमुक जो होते हैं फाउंडर होते हैं आपके सातवाहन डायनेस्टी के, ठीक है। विच चाइनीज जनरल हैड डिफीटेड कनिष्क, कौन सा ऐसा चाइनीज जनरल है जो कनिष्क को डिफीट कर दिया है, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन हमारा है पान चाओ, पान यांग, शी हुआंग टी और होटो, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सही उत्तर है कनिष्क जो है अगर चाइनीज टेक्स्ट की देखें तो उसके अनुसार जो कनिष्क हैं रिक्वेस्टेड टू मैरी प्रिंस हान, तो उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया जो है प्रिंस हान को शादी करने के लिए, बट ही वॉज डिनाइड, लेकिन उनको जो है मना कर दिया गया, ठीक है। प्रिंसेस हान होती हैं, उनसे शादी करना चाहते थे और उनको मना कर दिया। इन रिटेलिएशन दे मार्च ऑन द पांचाओ, और उसके बाद फिर रिटेलिएशन में पांचाओ में 18 जो है 86 AD में वो क्या करते हैं, उनके ऊपर जो है चढ़ाई कर देते हैं, कितनी 70,000 फोर्स से। तो क्या होता है, बट देवर डिफीटेड बाई ए स्मॉलर चाइनीज फोर्स, लेकिन चाइना की छोटी सी फोर्स उनको डिफीट कर देती है, ये कहते हैं चाइनीज लोग हैं। अब उनके अकॉर्डिंग यही है। Which of the following dynasty empire was expanded even outside India, तो कौन सी थी? कुषाण डायनेस्टी जो है वो बाहर के देशों में फैली हुई थी। देखते हैं
देखिए जो बॉर्डर है चीनी अगर सूत्रों की हम माने, ठीक है, तो 73 से 93 मई ईस्वी के बीच में चीन का जो प्रसिद्ध सेनापति है पॉन चाओ, ठीक है। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो चाइनीज़ हम लोग के यहाँ क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ये मेंटेन नहीं करते थे, हमने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं किया कि कब जो है कौन सी घटना हुई, तो इसके सोर्सेज हम बाहर से लेके हमें देखना पड़ता है, ठीक है। अभी हम देख रहे थे कि जो कुषाण डायनेस्टी है उसका बॉर्डर जो है कौन सा ऐसा डायनेस्टी जिसका बॉर्डर अपने देश के बाहर तक था, तो कुषाण डायनेस्टी का जो बॉर्डर था वो जो है बाहर इंडिया से बाहर तक फैला हुआ था। कुषाण डायनेस्टी वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ कुषाण जो है रूलर ऑफ कनिष्क वॉज द ग्रेट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। जो कनिष्क होते हैं वो कुषाण डायनेस्टी के बहुत महानतम जो है रूलर्स में से एक हैं। अपने जो है एम्पायर को उन्होंने बहुत जो है दूर दूर तक उन्होंने क्या किया था, एक्सपेंड किया था। तो अगर हम देखें कि जो है तुराफान ऑफ चाइना, उनका नॉर्दर्न जो एरिया था वो टच करता था, तुराफान जो प्रोविंस है चाइना का वहाँ तक, और कश्मीर टू विंध्या वैली से ऊपर कश्मीर तक जो है फैला हुआ था। अगर साउथ में जाए तो विंध्या वैली तक था, नॉर्दर्न अफगानिस्तान वेस्ट में जाए तो नॉर्दर्न अफगानिस्तान तक, और ईस्ट में जाए तो यूपी और बिहार तक कनिष्क जो साम्राज्य है वो फैला हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन विच पीरियड। तो देखिए बाल विवाह की प्रथा किसके टाइम में स्टार्ट हुई थी, तो देखिए मौर्यन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, कुषाण के, गुप्ता के, या जो है हर्षवर्धन के। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है कुषाण। कुषाण पीरियड में जो है चाइल्ड मैरिज को जो है स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज स्टार्टेड इन कुषाण पीरियड फर्स्ट सेंचुरी में जो कुषाण पीरियड के टाइम पे चाइल्ड मैरिज स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ जो देखिए जो बहुत सारे संस्कार हुआ करते थे, तो वो संस्कार जो है उपनयना इन फीमेल्स, ठीक है, तो फीमेल्स को भी उपनयन का संस्कार जो है वो भी जो है फॉलो कर सकती थी, लेकिन वो एबॉलिश कर दिया गया फीमेल्स के लिए। एंड द कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज ब्रॉड देम टू द लोवेस्ट स्टेज ऑफ सोसाइटी। और जब उसके बाद जब चाइल्ड मैरिज भी आ गया तो वो क्या हुआ कि उनकी सोसाइटी जो है और उनको लोअर स्टेटम में सोसाइटी के रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि उनसे कुछ पावर्स जब किसी से ले ली जाएंगी तो उनका जो स्तर होगा वो स्तर जो है उस बराबर नहीं होगा जो और लोग होंगे, ठीक है, क्योंकि उनसे पावर ले ली गई है। द एज बिटवीन द 8 to 10 ईयर्स वॉज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर द चाइल्ड मैरिज। तो 8 से जो 10 साल का एज था, 8 से 10 साल का एज था, इसको जो है क्या कहते हैं, बेस्ट जो है ये लोग कहते थे कि बेस्ट एज है मैरिज के लिए, ठीक है। ये जो है हमारा 8 से 10 साल। नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है देखते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रेवेयर, तो क्या पेंटेड ग्रेवेयर थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुषाण जो द कुषाण है वो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, तो ये बिल्कुल सही है, जो कुषाण है वो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से जो है वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, या गांधारा उससे एसोसिएटेड हैं सीधे। जो मुगल्स हैं वो अजंता पेंडिंग, बिल्कुल गलत है। द मराठाज है पहाड़ी स्कूल, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमारा दूसरा जो आंसर है ऑप्शन वही सही है। तो देखिए गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड। जो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट होता है वो डेवलप होता है किसके, कुषाण पीरियड के टाइम पे, ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन गांधारा एंड मथुरा स्टाइल, ठीक है, तो ये गांधारा और मथुरा स्टाइल पे बेस्ड है। They were provided adequate encouragement and protection from the Kanishka, ठीक है। गांधारा आर्ट was influenced by the Greek art, ठीक है, ग्रीक आर्ट से सीधे सीधे इन्फ्लुएंस है गांधारा आर्ट। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ऑप्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आर्ट ऑफ गांधारा स्टाइल फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो गांधारा किसके टाइम पे, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जो कनिष्क है उन्हीं के टाइम पे जो गांधारा जो है वो जो है फ्लरिश हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, हमें देखना कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, लिस्ट 1 में डायनेस्टीज हैं और लिस्ट 2 में है मेटल्स ऑफ कॉइन। तो डायनेस्टीज देखते हैं कुशाना, गुप्ता, सातवाहना और कल्चुरीज, ठीक है। मेटल कॉइन्स देखते हैं गोल्ड एंड कॉपर, फिर आपका है गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। तो जो हमारा सही उत्तर है आपको नहीं बता रहा कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो सही जो हमारा उत्तर है वो आपका सी नहीं मैच कर रहा है। सातवाहन जो है गोल्ड से नहीं है, गोल्ड उन्होंने जो है गोल्ड मेटल का यूज जो है ज़्यादा नहीं किया। तो जो कुशान्स हैं वो गोल्ड और कॉपर बिल्कुल सही है। जो कुजुल कैटफिसिस हैं उन्होंने गोल्ड का किया था, और विम कैटफिसिस ने जो है कॉइन किससे किया था, कॉपर का। तो आपको पुरानी चीज़ें ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल माइंड से उसको निकाल दीजिए, उसको याद करते रहिए, बार बार जो है मेमोराइज करते रहिए, ठीक है।
गुप्ता जो है किससे हैं, गोल्ड से हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर में गोल्ड, तो उसको जो है गोल्डन पीरियड भी कहते थे हमारे इतिहास का, ठीक है। और कलचुरीज किससे हो गए हमारे, कलचुरीज हमारे हैं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ठीक है। तो देख लेते हैं, सातवाहन कॉइन्स आर एन एक्सट्रीमली यूनिक इंडिकेशन, ठीक है। दे इंक्लूड पंच मार्क कॉइन्स एंड प्रोड्यूस कॉइन्स ऑफ लेड, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर, ठीक है। बहुत तरीके के कॉइन थे इनके पास, लेड था, कॉपर था, ब्रॉन्ज था, सिल्वर था, ये कैसे थे, पंच मार्क कॉइन्स थे, लेकिन गोल्ड जो है नहीं था, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच, तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन जो है मैच हैं, ठीक है ना, विद द डायनेस्टीज। अब देखिए, बामियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर, तो जो बामियान था वो किसके लिए, आपको सभी को पता है कि जो गुप्ता स्टैचू हैं उनके लिए बामियान फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं कि ये इसका जो एक्सप्लेनेशन है एक बार हम देख लेते हैं, और इसको मैं जूम आउट कर देती हूँ एक बार, जूम आउट करके, हाँ देखिए, हाँ बुद्धा स्टैचू था, तो ये बामियान के बारे में हम देख रहे थे। बामियान ऑफ अफगानिस्तान वॉज फेमस फॉर द बुद्धास स्टैचू, ठीक है, बुद्धा के स्टैचू के लिए बामियान जो है फेमस है, ठीक है। विच वर कॉन्स्ट्रक्टेड बाय द कटिंग द हिल्स ऑफ बामियान, तो बामियान के हिल्स को कट करके जो है बुद्धा की स्टैचू बनाई गई थी, बट तालिबान डिस्ट्रॉयड ऑल द स्टैचूज, लेकिन तालिबान ने जो है सारे स्टैचूज को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स इज कॉल्ड, जो दोनों इंडियन और ग्रीक दोनों ही फीचर्स इसमें कंबाइन है, वो कौन सा स्टाइल है, तो वो गांधारा स्टाइल है, ठीक है ना, ग्रीक का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था उसमें। तो देखिए, गांधारा इज नोटेड एज द डिस्टिंक्टिव गांधारा स्टाइल या स्टाइल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, ठीक है, विच वॉज डेवलप्ड फ्रॉम द, अब देखिए ये जो है ना मर्ज हुआ था हमारा, ग्रीक, सीरियन, पर्सियन, इंडियन सारे स्टाइल्स मर्ज होके एक नया स्टाइल जो है फ्लरिश हुआ, जिसको कहते हैं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। इट फ्लरिश ड्यूरिंग द शका एंड कुशाना, तो गांधारा जो है स्कूल ऑफ आर्ट है वो कब फ्लरिश हुआ, वो शक और कुशान के टाइम पे जो है फ्लरिश हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इट इज नोन एज द ग्रीको बुद्धिस्ट या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन, तो गांधारा को ही क्या कहते हैं, इंडो ग्रीक, ग्रीको रोमन जो है, और आपका ग्रीको बुद्धिस्ट, ठीक है, यानी कि यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या फिर ग्रीको रोमन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द आर्ट वाज ओनली बुद्धा, और इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो सिर्फ जो है बुद्ध भगवान पे जो है कंसंट्रेटेड था। नेक्स्ट हमारा है, द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज सिंथेसिस ऑफ, किसका किसका है, इंडियन और ग्रीक का सिंथेसिस है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर इज इनवेरिएबली यूज्ड ग्रीन शिस्ट एंड मीडियम, ठीक है। तो जो देखिए हम देखते हैं क्या है ये, कौन सा ऐसा मूर्ति कला है जो सदैव हरित स्तरित चट्टान, मतलब सिस्ट, ठीक है, हरित स्तरित चट्टान जो हिंदी में बोला जाता है, और ग्रीन सिस्ट जो है ये आपका इंग्लिश वर्ड है, का प्रयोग जो है माध्यम के रूप में किया गया, तो ग्रीन सिस्ट यूज एज मीडियम, तो कौन सा है, ग्रीन सिस्ट का यूज किया गया गांधारा स्कल्पचर में, ठीक है। गांधारा स्कल्पचर इनवेरिएबली यूज ग्रीन सिस्ट एज द मीडियम, देयर स्कल्पचर्स वेयर इनवेरिएबली, जो स्कल्पचर है उनका इनवेरिएबली किससे जो है इन्फ्लुएंस हुआ, ग्रीक स्कल्पचर से। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स ऑफ एंशियंट इंडिया, अगर एंशियंट इंडिया के इन्वेडर्स को हम देखें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो कौन सा जो है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ सबसे पहले जो इन्वेड किया वो कौन से, ग्रीक्स थे, फिर शक्स थे और फिर कुशान थे, तो यही जो है हमारा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए, कंसर्निंग द इन्वेडर्स इन एंशियंट इंडिया, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज ग्रीक्स, ग्रीक कब का टाइम है, 326, अलेक्जेंडर जो ग्रीक था वो जो है पहले आए, उसके बाद सक्स या सीथियन कहते हैं, फर्स्ट सेंचुरी था उनका टाइम, और कुशान जो है वो भी फर्स्ट सेंचुरी एडी के टाइम पे, सीथियंस फर्स्ट सेंचुरी बीसी और कुशान फर्स्ट सेंचुरी एडी, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट पर्सियन रूलर हु कैप्चर्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया वॉज, तो पहले ऐसे कौन सा जो है पहला सा पर्सियन रूलर जिसने जो है कुछ पार्ट्स इंडिया का कैप्चर किया था, कौन है, फर्स्ट हमारा है साइरस, फिर जो है आपका है कैम्बीज, और फिर डायरस, और फिर है शाहर्ष, ठीक है। तो कौन से रूलर ने जो है पहली जो है इंडिया के कुछ पार्ट को कैप्चर किया था, ठीक है ना। तो देखिए कौन किया था, एक बार देख लीजिए, इसका जो है ये डायरस फर्स्ट ने जो है पहली बार जो हमारे इंडिया का पार्ट जो है कैप्चर किया था, ठीक है, कौन किया था, डायरस फर्स्ट ने किया था, ठीक है। अब देखिए,
पर्सियन रूलर डायरियस फर्स्ट, उनका समय काल है 552 से लेके 484 BC। फर्स्ट जो रूलर थे वो इन्वेड किए थे सम पार्ट ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस के हिसाब से अगर हम देखें तो डायरस कॉन्कर्ड द लैंड सराउंडिंग द इंडस रिवर, तो इंडस रिवर के आसपास का जो लैंड था वो डायरस ने कॉन्कर कर लिया था। टू द डेजर्ट ऑफ द राजपूताना, कौन कौन सा, राजपूताना के डेजर्ट को और पार्ट्स ऑफ पंजाब, उसको भी जो उन्होंने क्या किया था, कॉन्कर कर लिया था। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अर्लीस्ट डायनेस्टी, तो सबसे अर्लीस्ट सबसे पहले की डायनेस्टी कौन है अगर हम देखें तो देखिए सातवाहना जो है, जितने हमारे ऑप्शंस हैं देख लेते हैं एक बार ऑप्शन, चालुक्य, पल्लवा, राष्ट्रकूटा और जो है सातवाहना। तो सातवाहना जो है अर्लीस्ट डायनेस्टी है, सबसे पहले की डायनेस्टी है। सातवाहना is the most ancient dynasty among the above mentioned options. It was founded by the सिमुक, हमने बताया था ना कि सिमुक जो है कण्व को का जो रूलर है उनको जो है उनके हत्या करके सिमुक ने जो है एक नई डायनेस्टी बनाई जो सातवाहन डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब ये कब बनी थी, सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC के सेकेंड हाफ में ये बन चुकी थी। और वो जो है टाइम है 60 जो है BC से 37 BC के बीच का टाइम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है विच पुराना कंसिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ आंध्र सातवाहना किंग। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पुराण है जो है आंध्र सातवाहन किंग्स की लॉन्गेस्ट जो आपकी लिस्ट है वो बताता है। तो ऑप्शन हमारा है वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और नन ऑफ एबव। तो सही जो हमारा उत्तर है वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण। तो देखिए यहाँ पे जो है 30 जो है सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिसमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में है। 30 जो है पुराणों में कुल 30 जो है सातवाहन रूलर्स के नाम मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नाम मिलते हैं वो मत्स्य पुराण में है। ठीक है, मत्स्य पुराण में अब अगर हम नाम देखने एक बार आप चाहिए तो मैं बता देती हूँ। देखिए पूर्णोत्संग, स्कंध स्तंभ, शातकर्णी, लंबोदर, अपीलक, मेघस्वाति, स्वाति, स्कंध स्वाति, मृगेंदु, कुंतलस्ती, स्वातिकर्ण, पुलवामी फर्स्ट, गौर कृष्ण, हाल, मंदूलक, पुरींद्र सेन, सुंदर स्वाति कीर्ति, चकोर स्वाति कीर्ति तथा शिव स्वाति। ये जो है पूरे 19 नाम हैं जो मत्स्य पुराण में जो है मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है द कैपिटल ऑफ द सातवाहना वॉज लोकेटेड एट। तो कैपिटल जो है सातवाहन का कहाँ पे था, अमरावती में। समझ रहे हैं ना, अमरावती में है कैपिटल सातवाहन का। तो ये हमारा हो गया। द एक्चुअल कैपिटल ऑफ सातवाहना वॉज लोकेटेड एट पैठन, सॉरी, जो एक्चुअल कैपिटल है वो कहाँ पे है, पैठन में है। ठीक है, सातवाहनों का एक्चुअल कैपिटल पैठन में था, जिसको प्रतिष्ठान भी कहा जाता है। ऑल्दो देयर इनिशियल कैपिटल इज बिलीव टू बी अमरावती, तो इनिशियल जो शुरुआती कैपिटल अगर देखें तो उसको अमरावती माना जाता है, लेकिन जो कैपिटल है वो पैठन या प्रतिष्ठान में था, किसका, सातवाहन का। अब देखिए अगर हम देखें कि जो सातवाहन है अकॉर्डिंग टू द पुराण, द फाउंडर है सातवाहन के, कौन है वो, एक सेकेंड, हाँ, सातवाहन डायनेस्टी इज बिलीव टू बी द किंग सिमुक। तो जो है अगर फाउंडर हम देखें तो जो सिमुक होते हैं उनको हम फाउंडर कहते हैं सातवाहन का। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी का। और ही डिथ्रोन द कर्ण, जो कर्ण होते हैं, कर्ण के सुसरमन को वो डिथ्रोन कर देते हैं। किसको डिथ्रोन करते हैं, कर्ण के सुसरमन को। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, अराउंड 60 BC में, और सुमुक जो है कॉन्कर्ड द रीजन अराउंड द विदिशा एंड हिज ब्रदर कनिष्क एक्सटेंडेड हिज किंगडम। तो जो सिमुक होते हैं वो विदिशा के आसपास का एरिया जो है कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, और उनके ब्रदर जो होते हैं कृष्ण, वो जो है क्या करते हैं, अपनी जो किंगडम होता है, जो एम्पायर होता है, उसको जो है बढ़ा के जो है नासिक तक फैला देते हैं। ठीक है, the son of Krishna and the successor Satkarni was the first to hold the title of the Satkarni। ठीक है, जो कृष्ण होते हैं उनके जो पुत्र होते हैं उनका वो जो है सक्सेसर होते हैं, और उन्होंने टाइटल लिया होता है सातकर्णी का। ठीक है, वी गेट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नेंस थ्रू द इंस्क्रिप्शन ऑफ नाना घाट। तो नाना घाट अगर आएगा एग्जाम में तो नाना घाट का इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, तो ये हमारे जो है आपका सातवाहन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज द कैपिटल ऑफ द सातवाहन। तो हमने देखा प्रतिष्ठान या पैठन जो है वो था सातवाहन का कैपिटल। नेक्स्ट हमारा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक ब्राह्मण हैज़ बीन यूज्ड। ठीक है, तो कौन से रूलर्स के लिए एक ब्राह्मण का जो है
यूज किया गया है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी और सुशर्मन। तो सही उत्तर है हमारा गौतमीपुत्र सातकर्णी। जो नासिक इंस्क्रिप्शन है उसमें जो गौतमी बालाश्री हैं और उनके उनके बेटे गौतमीपुत्र सातकर्णी इज कॉल्ड एज द एक एका ब्राह्मण। क्या कहा गया है? एका ब्राह्मण, विच इज इंटरप्रेटेड एज सम एज यूनिवर्सल ब्राह्मण, मतलब एक ब्राह्मण मतलब यूनिवर्सल ब्राह्मण, ठीक है। दस इंक्लूडिंग अ ब्राह्मण ओरिजिन, तो जो है इंडिकेट करता है कि ये ब्राह्मण जो है ओरिजिन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है असर्सन और रीजन। तो असर्सन में है कुषाण ट्रेडेड थ्रू द गल्फ ऑफ पर्सियन, ठीक है, एंड रेड सी। जो कुषाण लोग हैं वो गल्फ ऑफ पर्सियन और रेड सी से ट्रेड कर रहे हैं। और नेक्स्ट है देयर वेल ऑर्जिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड नेवल फोर्स बेस वाज हाईली क्वालिफाइड, ठीक है। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ये सही है बिल्कुल कि जो कुषाण लोग होते हैं वो ट्रेड करते हैं गल्फ ऑफ पर्सिया और रेड सी से, बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीज़न है वो सही नहीं है, ठीक है ना। रीज़न क्या है कि उनकी वेल ऑर्गेनाइज्ड नेवल पावर होती है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, इसको जूम करने में थोड़ा सा हो जाता है कि देखिए, a lot of evidences regarding the port and trading centers are found found around and the excavation of the Periplus of the Erythraean Sea and the Arik-Meru, which proves the Kushan trade operated through the Persian Bay and the Red Sea। तो बहुत सारी जो हमें चीज़ें ऐसी एविडेंसेस मिले, जैसे पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी या अरिक मेडू एक जो है पोर्ट होता है, वहाँ से हमें एविडेंसेस मिले हैं कि कुषाण जो है उनका ट्रेड होता था पर्सियन बे और रेड सी तक। लेकिन ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि जो नेवल फोर्स थी कुषाण की वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना जिस तरीके से बताया गया कि बहुत डेवलप थी, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। किंग खारवेल इज रिलेटेड टू, सॉरी, किंग खारवेल जो है किससे रिलेटेड है? तो हमारा जो किंग खारवेल है वो हाथी गुम्फा स्क्रिप्चर से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। तो देखिए, अगर हम देखें कि कलिंग का जो चेद वंशीय शासक जो खारवेल है वो जो है एंशियंट इंडिया के इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था, ठीक है ना। वो महानतम सम्राटों में से एक है। कौन? खारवेल, जो चेदी गणराज चेदी डायनेस्टी के जो किंग होते हैं खारवेल, वो उड़ीसा, जो अगर हम देखें उड़ीसा का जो एरिया है वहाँ के भुवनेश्वर से अगर हम 3 मील और दूर पर जाएं तो वहाँ पे एक उदयगिरी पहाड़ी का हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उससे एक बिना विदाउट एनी डेट के ऐसे ही एक जो है हमें अभिलेख प्राप्त हुआ, इंस्क्रिप्शन मिला है। इसमें खारवेल के बहुत सारी बातें, जैसे उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से, उनके राज्याभिषेक से, राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के जो जो उनका शासन काल होता है उसकी पूरी घटनाएं जो है वहाँ पे वर्णित की गई हैं, ठीक है। और यह अभिलेख जो है खारवेल का इतिहास अगर हमें जानना हो तो एकमात्र सोर्स है, ठीक है, द ओनली सोर्स ऑफ द खारवेल इंस्क्रिप्शन। तो जो ओनली सोर्स है जो अगर हमें खारवेल के बारे में कुछ जानना है तो खारवेल इज बिलीव टू द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, और ये जो है जैन धर्म की तरफ इनका जो है झुकाव बहुत ज़्यादा था। खारवेल का अगर हम देखें तो जैन धर्म की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा था, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द पैटर्न ऑफ जैनिज्म। तो कौन था? अशोक थे, अशोक नहीं, अशोक बुद्धिज्म थे, हर्ष थे, देखते हैं पुलकेशिन और खारवेल। तो हम देखते हैं जो खारवेल हैं वो क्या है, खारवेल जो है पैटर्न है जो किसके, जैनिज्म के, ठीक है ना, जैनिज्म को फॉलो करने वाले। अब देखिए किंग ऑफ कलिंग, जो कलिंग के किंग हैं खारवेल वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो वो करते हैं चेदी डायनेस्टी से, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट हमारा है कलिंगास, जो कलिंग के किंग होते हैं खारवेल वाज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट करते हैं? तो देखिए एक बार ऑप्शन देखते हैं, ये है महामेघवर्मन डायनेस्टी। तो जो कलिंग के किंग हैं खारवेल, क्या वो महामेघवर्मन डायनेस्टी से एसोसिएट करते हैं? नेक्स्ट है चेदी डायनेस्टी, और उसके बाद फिर जो है आपका नेक्स्ट है रथ भोजक डायनेस्टी और नन ऑफ एबव, ठीक है। तो एक बार इसको हम जो है ऑप्शन में पहले हम चेक करते हैं, एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। ये है, हाँ
देखिए कलिंग जो कलिंग के राजा होते हैं खारवेल वॉज बेस्ट नोन किंग ऑफ द महामेघवर्मन डायनेस्टी विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज जो है चेदी डायनेस्टी। तो महामेघ, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि जो चेदी डायनेस्टी है वो महामेघवर्मन डायनेस्टी ही कहलाती है, तो दोनों सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग किंग हैड हैविली लीन टूवर्ड्स द जैनिज्म। तो कौन से जो किंग है वो जैनिज्म की तरफ ज़्यादा जो है झुकाव है उनका, तो ये कौन है, खारवेल है। अभी हमने देखा कि जो खारवेल हैं वो शासक खारवेल किसके, चेदीय वंश के कलिंग के शासक होते हैं, उनका जो झुकाव है वो जैनिज्म की तरफ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा है विच फील्ड वॉज मोस्टली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ईस्टर्न रोमन रूलर जस्टिनियन, ठीक है ना। कौन सा जो फील्ड है वो जो है पूर्वी जो रोमन शासक हैं जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था, ठीक है ना। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो है जस्टिनियन का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, तो किस में था, लॉ में था, आर्किटेक्चर में था, साइंस में था, या फिर आपका लिटरेचर में था। तो ये जो है लॉ में था, ठीक है, लॉ में था। और उसी जस्टिनियन से जस्टिस बना हुआ है, समझ रहे हैं ना आप। तो पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उनके न्याय संबंधी सुधारों से जो है उनको जाना जाता है, ठीक है। जस्टिनियन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो हमारा जो पूरा शोधन का काम है, ये एक सेकेंड, हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट अमेंडमेंट ऑफ द रोमन लॉज, ठीक है। जो पूरा जो संशोधन है रोमन लॉज में वो किसकी वजह से, वो जस्टिनियन की वजह से ही था, ठीक है। जो पूरा जो संशोधन था रोमन लॉज में, तो जस्टिनियन से ही जस्टिस बना है। ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हाँ, ये हम अब पढ़ेंगे गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो ये हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।